नमस्कार। ज्योतिष सीके की क्लास में हम आज पुनः उपस्थित हुए हैं। अभी तक पहले आपको राजयोग, फिर दोबारा दूसरी कड़ी में आपको बताया विपरीत राजयोग। अब बताने जा रहे हैं नीच भंग राजयोग। कोई भी ग्रह जब कुंडली में नीच का होता है तो वो अशुभ परिणाम देता है, लेकिन उसका नीच भंग हो जाए तो वो शुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं। पहले ये देखें कि कौन से ग्रह कौन सी राशि में नीच के होते हैं। उसके पश्चात नीच भंग राजयोग की क्या परिभाषा है जिसके कारण से ग्रह का नीच भंग हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, शुक्र कन्या में होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। इससे सातवीं राशि पे ये ग्रह उच्च के होते हैं, यानी कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शनि मेष राशि तुला राशि में उच्च के होते हैं। इस प्रकार से अब आइए नीच भंग राजयोग की क्या परिभाषा है जिसके कारण से ये है। ये फलदीपिका में राजयोग अध्याय दिया हुआ है, वहाँ श्लोक 26 से 30 में 5 श्लोकों में नीच भंग राजयोग के बारे में बताया गया है। कुछ श्लोकों में पुनरावृत्ति है, जैसे 29वें श्लोक में, 30वें श्लोक में, इनमें वापस पुनरावृत्ति है पहले वाले 26वें श्लोक की परिभाषा की ही। अब आइए 26वें श्लोक में लिखा है, जन्म के समय कोई ग्रह नीच का हो, यानी कि सूर्य तुला में हो तो वो नीच का हो गया, मंगल जैसे कर्क में बैठा है आपकी कुंडली में तो वो नीच का है, बुध मीन में बैठा है तो नीच का है। ये एक तरह से एग्जाम्पल है। अब इसमें कोई ग्रह नीच का हो तो उस नीच राशि का स्वामी, यानी कि जैसे सूर्य तुला में नीच का है तो उसका स्वामी हो गया शुक्र। दूसरी बात है, जो ग्रह नीच है उसका उच्चनाथ, यानी कि तुला में तो सूर्य नीच का है और उच्च होगा मेष में, तो उसका उच्चनाथ हो गया मंगल। ये दोनों ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, दोनों होने चाहिए। जब ये शर्त पूरी होगी तब उस ग्रह का नीच भंग हो गया। किस ग्रह का नीच भंग हो गया? आपके सूर्य का। मतलब आपके शुक्र और मंगल, आपके दोनों ग्रह चंद्रमा से केंद्र में होने चाहिए। एक बात, कई विद्वानों ने कहा है कि लग्न से केंद्र में होने चाहिए। कौन? शुक्र और मंगल, तब उसका नीच भंग हो जाएगा। इस प्रकार से एक मतानुसार ये दोनों परस्पर केंद्र में हो। कौन से? शुक्र और मंगल, एक नीचनाथ और एक उच्चनाथ, ये दोनों यदि परस्पर केंद्र में हो तो भी उनका नीच भंग हो जाता है। फिर श्लोक नंबर 27 में है, जो ग्रह नीच है, नीच राशि का स्वामी उस नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखे। अब जो ग्रह नीच है, यानी हम बता रहे हैं सूर्य जो नीच का है उसका, यानी कि उस नीच राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। और उस नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखे, यानी कि कौन देखे? शुक्र सूर्य को देखे। सूर्य तुला में नीच का होता है तो उसका स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र सूर्य को देखे। शुक्र और सूर्य साथ साथ हो सकते हैं, एक दूसरे से दो भाव आगे पीछे से ज़्यादा जा नहीं सकते, इसलिए ये साथ साथ ही हो सकते हैं, तभी देख पाते। देखने का मतलब युति हो सकती है, ये आपस में इनकी दृष्टि नहीं होती है। इसी प्रकार से जैसे गुरु का उदाहरण ले लें, गुरु मकर राशि में नीच का होता है, उसका स्वामी हो गया शनि, और यानी कि शनि
गुरु को आपस में देखे। शनि गुरु को आपस में देखे तो गुरु का नीच भंग हो सकता है। यह है श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 28 में भी ये बात कही गई है। अब 29 में आए तो जो ग्रह नीच राशि में है उस नीच राशि का स्वामी नीच ग्रह का उच्चनाथ दोनों में से एक भी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो। वही पहले श्लोक की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। फिर आ जाइए श्लोक 30 में, उसमें भी यह लिखा है ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी उच्च होता है, उसका स्वामी एक या दोनों लग्न से केंद्र में हो। तो ये भी पुनरावृत्ति हुई है कि दोनों की बात है। जैसे शुक्र और मंगल आपस में दोनों से पहले बात हुई थी चंद्रमा से केंद्र में, यहाँ पे लग्न से या दोनों में से एक भी केंद्र में हो तो भी इनका बताया गया है। अब इसी प्रकार से जो एक टीकाकार का मत है जो ग्रह नीच है उसका नीच राशि का स्वामी उच्चनाथ दोनों ग्रह नीच ग्रह से केंद्र में हो। ये नई बात बताई गई है। इसमें यह है कि जैसे इसका नीच राशि का स्वामी शुक्र है सूर्य का और उच्चनाथ मंगल है, ये दोनों यदि सूर्य से भी केंद्र में हो तो भी सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। अब इसको हम एक आगे आपको कुंडली से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप आइए पहले हम एक कुंडली मेष लग्न की बनाते हैं जिसमें सूर्य नीच का है। यानी कि सूर्य नीच का है। तुला राशि में नीच का होता है, इसका स्वामी शुक्र हुआ और ये मान लीजिए शुक्र यहीं बैठे हैं क्योंकि इसके आगे पीछे या इनके साथ में हो सकते हैं। और उच्चनाथ कौन होगा? मंगल। तो मंगल यहाँ बैठ गए तो अब सूर्य का नीच भंग हो गया। क्यों कि मंगल और शुक्र दोनों लग्न से केंद्र में हैं और मान लीजिए यहाँ चंद्रमा स्थित है तो ये चंद्रमा से भी केंद्र में आ जाएंगे। तो यानी कि सूर्य का यहाँ पे नीच भंग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक उच्चनाथ और एक नीचनाथ यानी कि शुक्र और मंगल मतलब सूर्य से केंद्र में हो तो ये भी हो गया। और यहाँ पे मंगल और शुक्र एक उच्चनाथ और एक नीचनाथ या जो नीच का ग्रह है वो देखे तो एक के साथ बैठ गया और एक को देख रहा है। ये सारे सिद्धांत इस प्रकार की यदि कोई कुंडली है और उसमें मिलते हैं तो इनका सूर्य का नीच भंग हो गया। यानी कि जहाँ पंचम भाव के परिणाम वो अशुभ देने वाले थे वो शुभ देंगे आपको। फिर इसको दूसरी तरह से आप फिर और समझ सकते हैं। आप मान लीजिए शनि यहाँ पे नीच के हो गए। अब शनि के जो नीचनाथ कौन है? मंगल, ठीक है। और उच्चनाथ कौन है? शुक्र। तो इस कुंडली में भी वही बात हुई, मंगल और शुक्र दोनों किस में आ गए? केंद्र में आ गए। और चंद्रमा से भी ये केंद्र में आ गए और ये आपस में दृष्टि भी हो गई। तो यहाँ शनि का भी नीच भंग हो गया है और शनि यहाँ इस कुंडली में अच्छे प्रभाव देगा आपके। इस तरह से आपको ये जो 3 प्रकार से हमने आपको राजयोग के बारे में बताया, फिर विपरीत राजयोग के बारे में बताया, फिर नीच भंग राजयोग के बारे में बताया, उदाहरण सहित भी आपको समझाया है। फिर पुनः समझा देते हैं। जो ग्रह नीच का होता है पहले उसको देखिए। तो यहाँ पे ग्रह सूर्य नीच का है,
वो किस राशि में बैठा हुआ है? तुला राशि में। यानी कि जो ग्रह नीच का होता है और जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी को देखना है। उसके स्वामी हो गए शुक्र। अब इसमें जो सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, ये देखिए, सूर्य उच्च का होता है मेष में। उसके स्वामी कौन है? मंगल। अब ये दो ग्रह हमारे पास आ गए। ये लग्न से केंद्र में हो, दोनों होने चाहिए, या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगल और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, दोनों लग्न से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। दो स्थितियां हैं, या तो लग्न से केंद्र में होने चाहिए या चंद्रमा से केंद्र में होने चाहिए। या जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी कौन है? यहाँ सूर्य नीच का है, उसका स्वामी हो गया शुक्र, और वो आपस में दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखे तो भी उसका नीच भंग हो जाता है। पर यहाँ दोनों सूर्य और शुक्र देखने का मतलब है सातवीं दृष्टि, पर ये दोनों एक दूसरे से या तो यहाँ तक हो सकते हैं या यहाँ तक हो सकते हैं। तो वो स्थिति में यहाँ युति मानी जाएगी। यदि ये युति में भी है तो भी सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो सिद्धांत है नीच भंग का, तो आपको सीधा सा क्या याद रखना है? नीच भंग में कौन से ग्रह किस राशि में नीच के हैं, उनके स्वामी कौन हैं, और वही ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं वो याद रखने, उनके स्वामी कौन है, उनका जोड़ों को आप उठा लीजिए और फिर ये देखिए वो लग्न से केंद्र में है क्या या चंद्रमा से केंद्र में है, तो उस ग्रह का आप नीच भंग मान सकते हैं। और जो ग्रह नीच का होता है उस राशि का स्वामी उस ग्रह को, जो ग्रह नीच का है उसको आपस में देखे तो भी नीच भंग है। ये सीधा सा सिंपल नीच भंग का उदाहरण सहित आपको समझाया है। आप देखते रहिए। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। आपको यदि विधिवत क्लास लेनी है ऑफलाइन तो हमारे सेंटर्स icasIndia.organize पे जाके देख सकते हैं। अलग अलग शहरों में कम से कम 60 से ऊपर चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं। उसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। जनवरी और जुलाई में नए बैच प्रारंभ होते हैं। और देखते रहिए और शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।